नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका जयपुर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली जो अपना सब टॉपिक चल रहा था उसी कड़ी में अपन अगले टॉपिक की आज बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले दो वीडियो के अंदर अपन ने राजस्थान में जो दो प्रमुख सभ्यताएं थी उनकी बात कर ली थी। एक तो था कालीबंगा और दूसरा था आहाड़। और उससे पहले अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन जो है वो तीसरी प्रमुख सभ्यता की बात करेंगे जिसका नाम है बेराट। तो आज मैं आपके सामने बेराट सिविलाइजेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली वाली दो जो बड़ी सभ्यता थी उसकी बात अपन ने पिछले वीडियो के अंदर कर ली। तो देखिएगा मित्रों, इस सभ्यता में क्या है, कैसे क्या मिला था उसकी बात करते, सुनो। ये आपके सामने चित्र है बेराट सभ्यता के बारे में। पहली बात कि बेराट कौन से जिले के अंदर है? जयपुर। वर्तमान में इसको बेराट कहा जाता है। प्राचीन नाम जो इसका था वो था विराट नगर। कौन सा नगर? विराट नगर। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपके होता है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले अपन ने जो दो सभ्यताएं पढ़ी थी वे दोनों ही सभ्यताएं जो थी वो एक तो कांस्य युग की थी और एक थी जो पाषाण कालीन या ताम्र काल के अंदर की थी। अब ये जो सिविलाइजेशन है बेराट, इसका ना तो पाषाण काल से कोई लेना देना है ना ताम्र युग से कोई लेना देना है। उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाएं इस बेराट वाली सिविलाइजेशन के अंदर है। अब वो क्या घटनाएं हैं, कौन से काल के अंदर ये आती है, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस बात को आप सुनिएगा ध्यान से। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि मानव जब इस दुनिया में इस धरती पर पहली बार आया तो उसने पत्थर का इस्तेमाल किया था, इसलिए उस काल को अपन ने क्या कहा था? पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में वो तांबे का इस्तेमाल करना सीखता है, इसलिए उसके बाद वाले युग को अपन क्या कहते हैं? ताम्र युग। फिर तांबे के बाद में उसने जो धातु इस्तेमाल की थी उसका नाम था कांसा, इसलिए इसके बाद वाले क्या कहा गया था? कांस्य युग। और कांस्य युग के अंदर कौन सी सभ्यता होती है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बाद में भारत के अंदर बनते हैं महाजनपद। अगला वाला है महाजनपद, और महाजनपदों के अंदर ही एक बड़ा जनपद था हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर जब जनपद था तो यहाँ पर महाभारत हुई थी, तो अगला वाला काल होता है महाभारत काल। और महाभारत काल के बाद में अपन देखते हैं कि जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, इसलिए इस काल के अंदर अगला जो काल आता है वो कौन सा काल है? मौर्य काल। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो पिछली जो सभ्यताएं पढ़ी तो अपन ने ये पढ़ा कि यहाँ से खोदा तो ये निकला, यहाँ से खोदा तो वो निकला। ऐसा इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इस बैराट का इन तीनों से कोई भी लेना देना नहीं है। बैराट के अंदर महाजनपद, महाभारत और मौर्य काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये आधुनिक समस्या, आधुनिक प्रकार की एक प्रकार की सिविलाइजेशन है। आप इसको लो युग के अंदर भी जो है वो गिन सकते हैं। ताम्र युग या कांस्य युग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहां से किन तीन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए? महाजनपद काल, महाभारत काल और मौर्य काल। अब आप कहोगे कि सर महाजनपद काल होता क्या है, मौर्य काल उसके बाद में कैसे आया, महाभारत काल कैसे हुआ? तो मैं उसकी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे मेरी बात। मैंने आपसे पहले दिन वाले वीडियो के अंदर एक बात कही थी कि भारत के अंदर, ये मान लो इंडिया का ऊपर वाला भाग है, तो भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नदी बहती है जो भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है और जिसका नाम मैंने आपको बताया था सिंधु नदी। और जब मैंने आपको उसका नाम सिंधु नदी बताया था तो इस सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इस सिविलाइजेशन को जो है वो सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। तो आपने भी कहा था जी सर बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद वाली बातें भी अपन ने पढ़ी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इंडिया के अंदर इस वाले भाग के अंदर हुई थी जो वर्तमान में कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। आप सारे ही जानते हो कि ये सभ्यता एक दिन समाप्त हो गई। हुई समाप्त? समाप्त हुई तभी तो अपन ने खोद के निकाला, कालीबंगा से ये निकला, हड़प्पा से वो निकला, मोहनजोदड़ो से वो निकला। तो जब ये सभ्यता समाप्त हुई तो सारे लोगों ने अलग अलग बातें करी। किसी ने कहा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, किसी ने कहा कि साहब यहाँ पर कोई महामारी फैल गई थी, किसी ने कहा कि साहब बाहरी आक्रमण हो गया था, किसी ने कहा कि साहब भूकंप आ गया था। तो जितने इतिहासकार थे उन सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत दिए। एक इतिहासकार है जो कहता है कि यहाँ पर एक जाति ने आक्रमण किया था जिसका नाम है आर्य। क्या नाम है? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? तो मिडल एशिया से आए थे या मध्य एशिया से आए थे। और आने के बाद में उन्होंने यहाँ पर अटैक करने के बाद में इस सिविलाइजेशन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो इतिहासकारों ने जब ये बात कही तो उनसे पूछा गया कि भाई इसके पीछे तर्क क्या है। भाई कोई कहता है कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, तो बाढ़ तो आ सकती है, भाई नदी पड़ती है पास में और नदी से क्या आ सकती है? बाढ़। सिंधु नदी है। भूकंप के साक्ष्य अपन को कुंभलगढ़ से, सॉरी, कालीबंगा से मिले हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया था? भूकंप।
लेकिन अब आप ऐसा कह रहे हो कि भाई यहाँ पर तो किसी ने क्या किया था, आक्रमण, तो कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हो। तब वो इतिहासकार ऐसा कहते हैं, गार्डनर और विलर नाम के दो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से अपन को एक नगर मिलता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। क्या होता है? मर्तकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो से एक टीला मिलता है और उस टीले के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डेड बॉडीज थी, बहुत ज्यादा मात्रा में लाशें थी। तो इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ पर किसी ने आक्रमण किया है और इन सबको मारने के बाद में यहाँ पर गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया है? क्योंकि जब अपन डेड बॉडीज को गाड़ते हैं तो अपन ऐसा सीधा गाड़ते हैं ऐसा तो है नहीं कि किसी का सर काट के कहीं गाड़ेंगे, हाथ काट के कहीं गाड़ेंगे, पैर काट के कहीं गाड़ेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो वो यहाँ पर जो जितनी भी डेड बॉडीज मिली उसमें किसी का सर कहीं पर था, किसी का हाथ कहीं पर था, किसी का पैर कहीं पर था। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पर किसी जाति ने आक्रमण किया है, इन सबको मार दिया और मारने के बाद में वे जाति यहाँ पर रहने के लिए लग गई है और उस जाति का नाम क्या है? आर्य। तो आर्य अब यहाँ पर रहने लग जाते हैं और जब आर्य यहाँ पर रहते हैं तो आर्यों ने 4 वेद लिखे। कितने वेद? 4 वेद। इसलिए इनकी सभ्यता को भारत के अंदर कहा गया था वैदिक सभ्यता। क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। और आर्यों ने यहाँ पर 4 वेदों की रचना की थी। इसलिए सिंधु घाटी के बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट या अगली जो सिविलाइजेशन इंडिया में होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब यहाँ पर आर्य रहते हैं और आप सारे ही जानते हो कि जब व्यक्ति एक स्थान पर रहता है तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आज जैसा उदयपुर है वैसा उदयपुर आज से 25-30 साल पहले नहीं था। आपका गांव जैसा आज होगा वो गांव आज से 25-30 साल पहले वैसा नहीं था। हिंदुस्तान की जनसंख्या एक समय 21 करोड़ थी। पिछली जनसंख्या गणना के अनुसार 1 अरब और 21 करोड़ थी। और इस बार की जो सेंसस की गणना हो रही है उसके अंदर आप पूरी दुनिया के अंदर टॉप कर चुके हैं। आपने चाइना को भी पछाड़ दिया है और आप 1 अरब और 41 करोड़ के आसपास हो गए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो इस प्रकार से अपनी पॉपुलेशन बढ़ती है तो इन लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ी तो ये इधर नहीं गए, इधर यानी पाकिस्तान से आगे वाले भाग में ये नहीं गए, ये इधर आए और इंडिया के इस वाले भाग के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला और हिमालय के बीच में रहने लगे। इसलिए इस भाग को ऋग्वेद के अंदर आर्याव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्याव्रत। क्योंकि यहाँ रहते कौन थे? यहाँ पर आर्य रहते थे इसलिए इसको आर्याव्रत कहा। कोई बता सकता है कि ये उधर क्यों नहीं गए, पाकिस्तान से आगे क्यों नहीं गए, ये इंडिया वाले भाग में क्यों आए? बताओ। वेरी गुड। जब भी कोई सिविलाइजेशन होती है तो सिविलाइजेशन हमेशा नदी घाटी के पास में होती है। कोई भी सभ्यता आप दुनिया की देख लो वो हमेशा नदी घाटी के पास में हुई है। अगर आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको वहां पर पेट्रोल डीजल मिल जाएगा लेकिन वहां पर पानी नहीं मिलेगा। और इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था इसलिए ये यहाँ वाले भाग में आकर रहने लग जाते हैं। इसीलिए सिर्फ इस वाले भाग को ही आर्याव्रत कहा गया है। यानी अपन जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के रहने वाले जो लोग हैं वे आर्य हैं। कौन है? आर्य। अपन आर्यों की संतानें हैं। इसलिए कल आज के बाद में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट में अपने पिता का नाम लिखवाओगे तो उसके अंदर आपने आर्य लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? आर्य लिखाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? आर्याव्रत। और जब एक स्थान के ऊपर आप जब रहते हो लंबे समय तक तो आपका समाज जो है, पोज करना उसको एक बार, तो जब अपन एक स्थान पर रहते हैं तो अपना समाज कुछ भागों में बढ़ जाता है। वैसे ही जब आर्य यहाँ पर रहने लगे तो आर्यों के सबसे समाज की छोटी इकाई को ये लोग कुल कहते थे। कुल यानी परिवार, कुटुंब कह दो आप। आज भी अपन अपने परिवार को कुल या कुटुंब कहते ही हैं। फिर जब 2-4-10 कुल मिल गए तो इनका बन गया ग्राम। आज भी अपन लिखते हैं ग्राम पंचायत। कहीं पर भी आप लोगों ने गांव पंचायत नहीं देखा होगा तो ग्राम पंचायत लिखते हैं क्योंकि उस समय का ये वर्ड है। गांव वर्ड तो अपन ने बनाया है, अपभ्रंश किया है। तो फिर इनके ग्राम बनते थे। ग्रामों से मिलकर जैसे आज अपनी तहसीलें बनती है वैसे इनके बनते थे विश। क्या बनते थे? विश। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आर्य जो थे वो तहसीलों को विश कहा करते थे। फिर इसके बाद में इनके बनते थे जन। और जब ये जन बहुत बड़े हो गए तो ये कहलाने लगे जनपद। और जब ये जनपद और ज्यादा बड़े हो गए तो इनको कहा जाने लगा महाजनपद। क्या कहने लगे? महाजनपद। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर महाजनपदों का दौर था, किसका दौर था? महाजनपदों का जब दौर था
तो ये जब महाजनपद यहाँ पर बने इस वैदिक सभ्यता के बाद हिंदुस्तान के अंदर, जब ये बड़े जनपद बने, तो उस महाजनपदों के अंदर अपने यहाँ पर एक जनपद था जिसका नाम था मत्स्य। कौन सा जनपद था भाई? मत्स्य। उस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और उसी का वर्तमान नाम क्या है? बैराट। क्या है? बैराट। तो पहला तो यही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे कि भाई मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और उसी विराटनगर को अपन वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं? बैराट के नाम से जानते हैं। तो ये आप एक तो पहला अच्छे से नोट कर लोगे कि यहाँ से महाजनपद कालीन साक्ष्य मिलते हैं। अब आप कहोगे कि सर मत्स्य के अंदर राजस्थान का कौन सा भाग आता था? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई ABCD। कौन सा भाग आता था? ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो कौन से जनपद में आता था? मत्स्य जनपद में। और इस वाले भाग की राजधानी थी विराटनगर, और उसी को अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? बैराट। आप कभी भी कोई एक आधी अलवर साइड से कोई बस आ रही हो ना, उधर की साइड से रोडवेज वाली, तो उसमें कभी भी आप नोटिस करना, आपको उसके ऊपर आगे लिखा हुआ नजर आएगा विराटनगर डिपो। क्या लिखा हुआ आएगा? विराटनगर डिपो। तो विराटनगर डिपो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो वहां से आती है, और पहले इसका नाम क्या था? विराटनगर था। तो ये जनपद था और इस जनपद की राजधानी बैराट हुआ करती थी, तो जयपुर से प्राप्त हुई है। इस प्रकार की इसकी संरचना अपने को वहां से मिलती है। जब जमीन के अंदर ये देख सकते हैं आप, पेड़ के नीचे खुदाई की गई है, की गई है, तो ये सारी चीजें मिली है। यहाँ से ये गोल प्रकार की आकृति है, ये नाली बनी हुई है बकायदा, यहाँ पर ये सारी ईंटें वगैरह बनी हुई है इस प्रकार से। अब इनसे महाभारत काल के क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो मैं बात बताने जा रहा हूँ। इन्हीं जनपदों में एक जनपद था हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के अंदर फिर राजा थे, उनके दो बच्चे हुए थे, एक को पांडव, पांडु के पुत्र, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे। वे आपस के अंदर लड़े थे। तो यहाँ की कुछ बातें जो कहानियों के अंदर कही जाती है, जो अपने बैराट्स के अंदर से मिलती है, वो क्या है मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे, उन पांडवों को उन्हीं के भाई कौरवों ने राज्य को प्राप्त करने के लिए चौपड़ का आयोजन किया था। आपने महाभारत देखी होगी लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठ के, तो जब चौपड़ का आयोजन किया गया था, तो उस चौपड़ को जब वे खेलते हैं, तो राजा शकुनी जो था, जो गांधार का शासक था, और गांधार पाकिस्तान में स्थित एक जनपद था, वो शकुनी अपने भांजों को जिताने के लिए उस चौपड़ में सारी की सारी चीजें जो है वो दुर्योधन के पक्ष में करवा देता है। इवन दुर्योधन के द्वारा पांडवों की पत्नी जो थी, जिनका नाम था द्रौपदी, उनको भी जीत लिया जाता है और वे बुरी तरह से हार जाते हैं। जब वे हारते हैं तो उन्हें 14 साल के लिए वनवास पर भेजा जाता है, और वो जो 14 साल का वनवास उन्हें दिया गया था, उसमें से 13 वर्ष का तो वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। कि मतलब 13 साल तक तो आप जंगलों के अंदर रहोगे, और जो बचा हुआ आपका 1 साल है वो आप अज्ञातवास के रूप में गुजारोगे, मतलब किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हस्तिनापुर के अगर किसी भी व्यक्ति को आप वापस नजर आ गए उस लास्ट वाले 1 साल में, तो फिर से वो रिपीट होगा, 13 साल फिर 1 साल, फिर 13 साल, फिर 1 साल, ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो 13 साल तो इन्होंने जंगलों में गुजार दिए, जो कहीं पर भी आप गुजार सकते हो। लेकिन अब जो आपका 1 साल वाला अज्ञातवास है वो कहां पर गुजारा जाए? तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी दंत कथाएं हैं, ऐसी मान्यता है कि इन पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास था वो इसी विराट नगर के राजा, जिनका नाम था विराट, उसी के नाम पर इसका नगर पड़ा, यहां पर गुजारा। मतलब ये अपना अज्ञातवास गुजारने के लिए यहाँ पर आए थे। और ऐसा कहते हैं कि जब वे हस्तिनापुर के जंगलों से इस तरफ आ रहे थे, तो बीच में अर्जुन को प्यास लग जाती है, सॉरी गलत बोल गया मैं, भीम को प्यास लग जाती है, क्योंकि विशालकाय व्यक्ति था, शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था, तो उसको प्यास लग जाती है। तो जब उसको प्यास लगती है तो वो अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, अपने आप को तुम ऐसा कहते हो, तो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने की तलब लग रही है, मुझे अभी अभी के अभी यहाँ पे पानी पिलाओ। तो आप सबने देखा होगा कि सीरियल के अंदर जैसा होता है कि तीर कमान अर्जुन ने निकाले, यहाँ रख के उसने कुछ मंत्र बोले, और फिर पहाड़ के अंदर उस तीर को मारा, और तीर को कहते थे बाण, और बाण के लगने के कारण वो नदी निकली, इसलिए उसको कहा जाता है बाण गंगा। तो याद रखना, विराटनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? बाणगंगा नदी के किनारे पर है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है, और इसे अर्जुन ने लाया था, इसलिए इसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा। और ये जब चलती है तो इसका रास्ता थोड़ा सा यूं सर्प के आकार का है, इसलिए इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा,
या रुंडित नदी के किनारे पर यह सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। और तीसरी बात की यहाँ से 3 पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, एक का नाम है महादेव डूंगरी, जयपुर वाले जो है वो पहाड़ी को डूंगरी कहते हैं, एक का नाम है बिजक डूंगरी, और एक का जो नाम है वो है भीम डूंगरी। तो ये भीम के नाम पे इसका नाम भीम डूंगरी पड़ा था। तो ये भी एक साक्ष्य है कि महाभारत काल के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ था। कहानी आप लोगों ने सुनी हुई होगी कि वे राजा विराट के यहाँ पर रहते हैं और सारे दूसरे रोल कर देते हैं, मतलब एक वेश धारण करते ताकि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाए। अर्जुन जो होता है वो एक अर्ध नारी का वेश धारण करता है जिसका नाम था वृंदा। राजा विराट के जो पिता थे उनके वहां पर सेवक के रूप में युधिष्ठिर रहता है। भीम को खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था इसलिए वो रसोईया बन जाता है, और नकुल और सहदेव जो होते हैं वो अन्य के रोल करके वहां पर ये इस प्रकार से अपना अज्ञातवास गुजारते हैं। अब दुर्योधन इनको ढूंढ रहा था कि भाई कैसे न कैसे तो मिले तो फिर मैं इनको हराऊं, और मिले तो फिर मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूं। तो जब दुर्योधन इनको ढूंढ रहा था तो वो दुर्योधन जो है वो इनको ढूंढने की कोशिश करता है, और उसे कहीं से पता चलता है कि वो राजा विराट के यहाँ पर है। तब वो द्रोणाचार्य को भेजता है कि आप आक्रमण करो राजा विराट के यहाँ पर, और इन लोगों को क्या करना है, अपन को हराना है। तब अर्जुन जो होता है जिसने वृंदा का रोल किया था वो उस राजा विराट का सारथी बनकर वहां पर जो है जाता है युद्ध लड़ने के लिए। और जब द्रोणाचार्य उस राजा विराट के ऊपर बाण मारता है तो उसका जवाब जो है वो अर्जुन देता है। तब द्रोणाचार्य ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर मेरे तीरों का, मेरे बाणों का जवाब अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो वो सिर्फ मेरा शिष्य अर्जुन दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता दूसरा व्यक्ति। तो हो ना हो ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, अर्जुन है। लेकिन फिर ये उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जब ये पहचान नहीं पाते हैं तो उनका 1 साल का अज्ञातवास उधर ही गुजर जाता है। फिर महाभारत का युद्ध होता है, और सारे ही जानते हो कि पांडव बाद में जो है वो उस हस्तिनापुर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है इसके बारे में, ये जो अज्ञातवास वाली कहानी है ये भी कहां पर हुई थी, अपने बैराट के अंदर हुई थी। तो 3 बातें मित्रों क्लियर हो गई। पहली तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ से महाजनपद काल के साक्ष्य मिले, यानी ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी, नाम था इसका विराटनगर, अभी है बैराट। महाभारत काल से ये साक्ष्य मिलता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर गुजारा था। 3 पहाड़ियां मिलती है, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और बिजक डूंगरी। बचा है मौर्य काल। अब मैं थोड़ी मौर्य काल की आपसे बात कर लेता हूं। मौर्य काल के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसकी बात करते। पहली बात सर, मौर्य काल का यहां से एक बौद्ध मठ मिलता है। दूसरी बात, अशोक का एक शिलालेख मिला, बाबरू। तीसरी बात, एक सूती कपड़ा और उसमें लिपटे हुए 32 पंचमार्की या आहत सिक्के। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, बैराट से प्राप्त होती है। अब देखो ये क्या है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बौद्ध मठ क्या होता है आप सारे ही जानते हो, जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उन लोगों ने सुना हुआ भी होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला जो सबसे बड़ा राजा था वो कौन था, तो वो अशोक था। ये सारी बात आप लोग जानते हो। तो अशोक जो था, ये अशोक भारत के अंदर पहली बार शिलालेख भी लगवाता है। आप कहोगे सर शिलालेख क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखो एक नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ, अभिलेख। अभिलेख 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वाले को कहा जाता है शिलालेख, दूसरे वाले को कहते हैं स्तंभ लेख, और तीसरे वाले को कहा जाता है गुफा लेख। एक कोई बड़ा सा पत्थर है, मान लो ये बड़ा सा पत्थर है, इस शिला के ऊपर अगर अपन ने कुछ लिखवा दिया, राजा कुछ लिखवा के चला गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, शिलालेख। अब जो बड़ा सा पत्थर होता था ना वो उबड़ खाबड़ सा होता था, और उबड़ खाबड़ जब पत्थर होता था तो उस उबड़ खाबड़ पत्थर पे जो लिखा हुआ होता था उसको अपने को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। कालांतर के जो राजा हुए उन राजाओं के अंदर थोड़ी सी अक्कल आई, और जब उनके अंदर अक्कल आई तो उन्होंने सोचा कि ये जो पत्थर है इसके ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, इसे मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे आज के बाद में
जो आने वाली पीढ़ियां होगी उनको पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी। तो उन्होंने इस शिला को चारों तरफ से कटवाया और उसे एक स्तंभ बनवा दिया फ्लैट, इसलिए उसको क्या कहा गया, स्तंभ लेख। ये फ्लैट स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो राजा को उसको पढ़ने में या आने वाले लोगों को पढ़ने में क्या होगी, आसानी, इसलिए उसको क्या कहा गया, स्तंभ लेख। अब कोई गुफा है और गुफा में राजा ने कुछ चित्र बना दिए, गुफा के अंदर उन्होंने कुछ लिखवा दिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, गुहा लेख। इन तीनों पर में से किसी पर भी अगर मैं स्वयं की प्रशंसा करता हूं तो मैं उसे प्रशस्ति कहूंगा। क्या कहूंगा, प्रशस्ति। है तो प्रशस्ति भी शिलालेख ही है तो प्रशस्ति भी एक प्रकार का स्तंभ लेख ही है, लेकिन राजा खुद की प्रशंसा अगर करेगा कि मैं महाराणा कुंभा, मैंने इतने युद्ध लड़े, मैंने इतने किले बनवाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रशस्ति कहेंगे। जैसे राज सिंह प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये सारी बात। अब आपको मैं समझाने के लिए एक चित्र और बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर शिलालेख होता क्या है। अभी नवरात्रि थी बीच में मित्रों, ये नवरात्रि के समय का आपका ये वीडियो है। तो नवरात्रि में मैं गांव गया था, तो गांव के हमारे पास में एक माता जी का मंदिर है, वहाँ मैं अष्टमी के दिन गया था। तो वहाँ मुझे एक शिलालेख लगा हुआ मिला, जिसका फोटो मैं खींच कर लेके आया ताकि बच्चों को मैं कभी भी बता सकूं कि भाई वो शिलालेख हकीकत में होता क्या है। आप अपने इस वीडियो के अंदर एक ये चित्र देख रहे हैं, आप देखिए कि ये पूरा पत्थर है जो फ्लैट है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इसके ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि किसी का चित्र बना हुआ है, घोड़े के ऊपर कोई सवार है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने नहीं करवाया था, वो सारी की सारी बातें जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। तो ऐसे शिलालेख अपने गाँवों में बहुत सारे स्थानों पर अपन को लगे हुए मिल जाते हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते क्योंकि अपना इससे कोई काम होता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ने मोबाइल पे रबड़ लगा रखा है, तो सर काफी गरीब इंसान है, मुश्किल से जीवन यापन चल रहा है। तो इस प्रकार के शिलालेख होते हैं। तो शिलालेख पत्थर पर लिखा हुआ, उसको कटवाया तो स्तंभ लेख है, वो सारे शिलालेख ही है, अभिलेख ही है। और गुहा लेख, और इन तीनों में से मैं किसी पर भी अपनी प्रशंसा करता हूं तो उसको क्या कहूंगा मैं, प्रशस्ति। दुनिया के अंदर सबसे पहले शिलालेख ईरान के एक राजा ने लगवाए थे, जिसका नाम था दारा। ओरिजिनल नाम तो डेरियस था, अपन को बोलना आता नहीं था हिंदुस्तान वालों को, तो हिंदुस्तान के लोगों ने इसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, दारा। जैसे ओरिजिनल नाम यूनान के राजा का अलेक्जेंडर था, लेकिन अपन ने उसको कहना स्टार्ट कर दिया सिकंदर। तो इसका नाम डेरियस था, अपन ने दारा कहना स्टार्ट कर दिया। इससे ये कला भारत के एक राजा ने सीखी थी, जिसका क्या नाम है, अशोक। तो अशोक ने यहाँ पर एक शिलालेख लिखवाया है जिसका क्या नाम है, बाबरू शिलालेख, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। क्या नाम था भाई, कैप्टन बर्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। वर्तमान में यह शिलालेख विक्टोरिया संग्रहालय के अंदर पड़ा हुआ है। विक्टोरिया संग्रहालय कहां पर है, तो कलकत्ता के अंदर है। तो वहां पर ये पड़ा हुआ है बाबरू शिलालेख। कैप्टन बर्ट ने इसकी क्या करी थी, खोज करी थी। ये अपन को बैराट से मिलता है और इसके ऊपर अशोक लिखता है कि मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। इसलिए एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा शिलालेख है, तो आप बाबरू शिलालेख करेंगे, जो अपन को बैराट से प्राप्त होता है, राजा अशोक ने यहाँ पर लगवाया था। बौद्धों के पूजा स्थल को बौद्ध मठ कहते थे, तो यहां से एक बौद्ध मठ भी मिलता है, इस प्रकार की उसकी आकृति होती है, तो ये भी यहाँ से प्राप्त होता है। तो जो सिंपल सी बात है भाई, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया होगा, यहाँ शिलालेख लगवाया, तो एक पूजा स्थल भी उसने यहाँ पर बनवाया होगा। फिर एक सूती कपड़े में बंधे हुए 32 मेरे को यहाँ से सिक्के भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें पंचमार्की या आहत सिक्के कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि 32 सिक्कों का संग्रह जो है वो राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ, बैराट से प्राप्त हुआ। किसी के पास कॉइन है क्या, देना मेरे को कॉइन, सिक्का देना फटाफट, लेके आना उधर से सिक्का, पोज कर दे। ये देखिए मित्रों, मेरे पास में एक सिक्का है जो आपके इस कैमरे के अंदर आप अच्छे से इस वीडियो में देख सकते हैं। 10 रुपए का ये सिक्का है। आपके भी घर पे अगर आपके पास में कोई भी सिक्का हो तो उस सिक्के को आप अपने हाथ में लेना और उसको थोड़ा महसूस करना है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। तो आप महसूस करोगे कि इसकी किनार जो है ना वो थोड़ी सी उभरी हुई है, किनारे वाला जो भाग है वो हल्का हल्का सा उभरा हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस सिक्के को टकसाल के अंदर दबाया गया है, टकसाल के अंदर इसको प्रेस किया गया है, तब जाके इसकी किनार जो है वो साइड साइड में से क्या हो गई है, उभर गई है। तो यानी कि इसको आहत किया गया है। दबाने का मतलब ही क्या है, आहत। तो आहत सिक्के या फिर पंच मार्की, इस पर बहुत सारे मार्क हैं, भारत लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ है, 2016 है, सत्यमेव जयते हैं, इस प्रकार से। तो उस समय के जो सिक्के थे उनके ऊपर पंच मार्क हुआ करते थे, तो इन्हें पंच मार्की या आहत क्या कहा जाता है, सिक्के कहा जाता है। और ये 32 सिक्कों का ऐसा जो समूह है वो अपन को कहां से मिलता है, बैराट से प्राप्त मिलता है। और सूती कपड़े में लिपटा हुआ था, तो सूती कपड़े का साक्ष्य भी अपन को कहां से प्राप्त होता है,
बेराट से प्राप्त होता है। फिर जयपुर के एक राजा है राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह कह दो आप, इनके समय यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ से एक सोने का संदूक भी मिला था, सोने की एक पेटी भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। बस इसी के साथ बेराट भी अपना पूरा हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा बेराट कहाँ पर है, जयपुर में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्राचीन नाम विराट नगर था, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर वर्तमान में मत्स्य जनपद बनता है, जिसकी राजधानी विराट नगर थी। इसे ही अपन क्या कहते हैं, बेराट कहते हैं। दूसरी बात भाई, अब यहाँ से ना तो पाषाण काल का कोई लेना देना है, ना ताम्र युग का, ना कांस्य युग का। यहाँ से महाजनपद काल के, महाभारत काल के और मौर्य काल के क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य। तो ये किस प्रकार से महाजनपद काल आया था उसके बारे में मैंने आपको बात बता दी। फिर अपन ने आगे पढ़ा कि यहाँ से पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था राजा विराट के यहाँ। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहते हैं। 3 पहाड़ियां मिलती है, महादेव डूंगरी, बीजक डूंगरी या भीम डूंगरी। और फिर इसके बाद में अशोक के ये बाबरू शिलालेख, 32 सिक्के, पंचमार्ग या हाथ सूती कपड़े में, राम सिंह द्वितीय के समय सोने का संदूक, बौद्ध मठ, ये शिलालेख अभी कहाँ है तो विक्टोरिया संग्रहालय कलकत्ता में, कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। ये सारी बातें जो है वो यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर अपन अगली वाली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले सकते हैं। तो 3 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन अपने राजस्थान के अंदर जो थी वो पूरी हो चुकी है। अब उससे आगे की मैं बात करने वाला हूं। जो विद्यार्थी रिट की तैयारी करते हैं, प्री या मेंस की, उनके सिलेबस के अंदर एक लिखा जाता है कि राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं, उनके बारे में एक टॉपिक लिखा जाता है सिलेबस में। जो ये जनरली सभ्यताओं के अंदर ही आता है, पर रीट वाले में जो है वो प्री मेंस में मैंने देखा है कि वो अलग से लिखता है। तो ये जनपद भी सभ्यता के अंदर ही है, अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब वो सवाल सीधा सीधा आया है, 2-3 बार मैंने एग्जाम में देखा है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो वो विराट नगर या बेराट, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है राजस्थान के अंदर। एक बार मैंने रीट वाले में देखा था कि सूरसेन का पूछा था, कई बार जांगल प्रदेश का पूछते। तो राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद हैं जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ अभी वाले इसके अंदर, और उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, सवाल यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। देखो कौन कौन से मैं आपको बताऊँ। मैं यहाँ मैप बना रहा हूँ राजस्थान का, उसके अंदर मैं मेंशन करूंगा। ये मैप आप सारे विद्यार्थी अपनी कॉपी के अंदर जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से बनाएंगे। ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर जो अपना वाला, सॉरी, ये वाला जो भाग है जिसके अंदर अपन अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाले क्षेत्र को शामिल करते हैं, इसको अपन मत्स्य जनपद कहते हैं। इसकी राजधानी मैं आपको बता ही चुका हूं, विराट नगर, या अभी इसको कहा जाता है बेराट। इसके नीचे ये वाला पोर्शन और कुछ यूपी का हिस्सा भी उसमें शामिल था, क्योंकि उस समय तो कोई उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्य थे नहीं, ये राज्य तो सारे अपन ने बनाए हैं। तो ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर शामिल था, इसको कहा जाता है सूरसेन। ये रीट में आया था कि भाई सूरसेन जनपद की राजधानी क्या है, मथुरा। कौन सी है, मथुरा, जो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। करौली के नीचे वाला, जयपुर का आसपास का, थोड़ा बहुत दौसा का एरिया इसके अंदर शामिल होता है। इसके नीचे यहाँ पर एक जनपद था जिसको कहा जाता है मालव जनपद। टोंक का जो क्षेत्र है वो इसमें आता था। इसकी राजधानी थी नगर। सर्वाधिक सिक्के अगर किसी जनपद के अपन को प्राप्त हुए हैं, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए,
सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? तो मालव जनपद के प्राप्त हुए हैं। इस मालव जनपद से ही एक स्थान मिलता है जिसका नाम है रेड, जो टोंक जिले में है, जहां से प्राचीन लोहे का भंडार मिलता है। और ये इस बार RS प्री के अंदर सवाल आया था। और रेड को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या कहते हैं भाई? प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड से अब ये देखो, यहाँ इनका जनपदों का लेना देता, जनपदों में लोहे का इस्तेमाल होता था, तांबा वांबा कांसा वासा पहले होता था। तो ये मालव जनपद के अंदर एक जगह मिलती है रेड, जहां से बहुत बड़ा लोहे का एक भंडार मिलता है, इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्रीलिम्स 2023 का ये सवाल है RS का। नगर नामक यहाँ से इसकी राजधानी थी, जहां से सर्वाधिक सिक्के इन सभी जनपदों में मिलते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। करौली, जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र है। ये बात तो मैं आपको वैसे ही क्लियर कर चुका हूं। अपना मेवाड़ वाला जो भाग था, इसको शिवी कहते थे, यानी मेवाड़ वाले भाग को जनपद काल में क्या कहते थे? तो आप करेंगे शिवी। शिवी की राजधानी थी मध्यमिका, और इसी मध्यमिका को आज की तारीख में अपन चित्तौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चित्तौड़। और आप सारे जानते हो कि मेवाड़ की काफी लंबे समय तक जो राजधानी थी वो क्या रही थी? चित्तौड़ ही रही थी। तो ये थी यहाँ पर। इधर वाला ये जो जोधपुर और बीकानेर का भाग था, इसको जांगल प्रदेश कहते थे उस समय। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर को वर्तमान में अपन नागौर कहते हैं। रीट वाले विद्यार्थी अच्छे से ध्यान देंगे। ये जो स्लाइड है जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये स्लाइड आपके प्री में या मेंस में एक सवाल लेके आएगी, ये मेरी गारंटी है। और अभी तक आ चुके हैं, तो इस स्लाइड को आप अपनी नोटबुक में बनाइए अभी के अभी, और इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप जल्दी से। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर जनपद थे जो आपके सवाल पूछा जाता है। तो सभ्यताएं अपन ने 3 बड़ी बड़ी पढ़ ली, एक चौथी वाला भी पढ़ लिया। ये प्रमुख जो जनपद थे उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब कुछ छोटी छोटी सी सभ्यताएं हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आप नोट डाउन करते रहिएगा और उसको आप जो है वो लिखते रहिएगा। पहली जो सभ्यता है गणेश्वर। एक सवाल पूछा जाता है सर वैसे, जिला सीकर, सीकर में भी एक नया जिला बन गया, अब उसमें आती है नीम का थाना। पुलिस स्टेशन बनाया था मुगलों ने, और मुगल जो थे वो पुलिस स्टेशन को थाना कहते थे, और उस थाने के अंदर एक नीम लगा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम ही क्या हो गया? नीम का थाना। तो नीम का थाना के अंदर है गणेश्वर। गणेश्वर से 99% तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी राजस्थान के अंदर किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना भाई, गणेश्वर शिखर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 99% तांबे की क्या मिली थी? वस्तुएं मिली थी। कौन सी नदी के किनारे पर है? कांतली। खोज किसने की थी? RC अग्रवाल साहब ने इसकी क्या करी थी भाई? खोज करी थी। किसने? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। प्रमुख साक्ष्य क्या मिला है? तो मछली पकड़ने का कांटा। किसको पकड़ने का कांटा? मछली को पकड़ने का। अब मछली पकड़ने का कांटा तो आप जानते ही होंगे, आपने पहले एक ऐड देखी होगी फेविकॉल की, जिसमें एक व्यक्ति नदी किनारे पर आकर मछलियों को पकड़ने की कांटे से कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। फिर एक आता है जो फेविकॉल चिपका के करता है, तो फिर वो उसको पकड़ लेता है। तो ये मछली पकड़ने का कांटा जो है वो वहां से मिलता है। तो मछली पकड़ने का कांटा मिलता है, तो इतिहासकार कहते हैं कि भाई कांतली नदी जो है वो नित्य प्रवाही रही होगी। क्या रही होगी? नित्य प्रवाही, मतलब हमेशा बहने वाली रही होगी, तब यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे का इस्तेमाल किया जाता था। तो नित्य प्रवाही नदी थी, मछली पकड़ने के कांटे से यहाँ पर मछलियां पालते थे लोग, उनका बिजनेस करते होंगे। अग्रवाल साहब ने खोज की थी। नदी कांतली ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। 99% तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई गणेश्वर शिखर जिले के अंदर नीम का थाना नामक स्थान पर। और अंतिम बात, इतिहासकारों ने इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, और इसको अच्छे से नोट डाउन भी आप कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और ये अपना गणेश्वर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए साहब, ये होगी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट। इसके बाद अब छोटी छोटी बची है अपनी, बड़ी बड़ी सारी अपन ने पढ़ ली। अब छोटी छोटी अगली एक है, जहां से एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बागोर बिलवाड़ा। बागोर बिलवाड़ा नदी कौन सी है? तो कोठारी। खोजकर्ता कौन थे? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र।
या आप इसको वीएन मिश्र भी लिख सकते हैं। वीरेंद्र नाथ जी मिश्र साहब ने इसकी खोज की थी, वीएन मिश्र भी कहा जाता है, कोठारी नदी के किनारे पर है। पहली बात याद रखना भाई, कौन से काल की है, तो पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है। सीधा सीधा सवाल आता है कि बागोर भिलवाड़ा है पाषाण कालीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, तो पाषाण कालीन करोगे। पाषाण कालीन क्यों है, क्योंकि प्राचीनतम राजस्थान के अंदर प्राचीनतम मतलब सबसे लास्ट, प्राचीनतम तो हुआ ही क्या था, पाषाण काल, एंड वाला तो पाषाण काल ही था, इसके अलावा तो था ही क्या। तो प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए, बागोर भीलवाड़ा से, इसलिए पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। वीरेंद्र जी मिश्र ने इनकी खोज की थी, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से एक टीला मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डेड बॉडीज मिली, जिसे महासतियों का टीला कहा गया। क्या कहा गया, महासतियों का टीला। तो एक सवाल यह भी बनता है, राजस्थान में महासतियों का टीला किसको कहते हैं, बागोर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो महासतियों का टीला क्या है भाई, बागोर भीलवाड़ा। उसके बाद अंतिम बात, इसे आदिम जाति का संग्रहालय कहते हैं। कौन सी जाति का, आदिम जाति का संग्रहालय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो याद रखना भाई बागोर भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। नदी कोठारी, वीएन मिश्र, पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र, प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, एक टीला मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा डेड बॉडीज थी, इसलिए इसको महासतियों का टीला कहा गया, इसे आदिम जाति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बोलो फटाफट 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 फटाफट, क्लियर 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 क्लियर, लेते जाओ लिखते जाओ लेते जाओ लिखते जाओ। छोटी छोटी सभ्यताएं बची है वो अपनी, बड़ी बड़ी सारी कंप्लीट हो गई। गणेश्वर से इस बार वाली सेकंड ग्रेड में सीधा सवाल आया था, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं, गणेश्वर को, यही पूछा जाता है। और मैं कह रहा हूं तो लोहे की लकीर है, लिख के ले लेना, यही सवाल ऐसा का ऐसा आएगा। राजस्थान में प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए। इसी के समानांतर पाषाणकालीन एक सभ्यता है जिसका नाम है तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या नाम है भाई, तिलवाड़ा बाड़मेर। तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में, फिर से सुनना, तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। ये भी पाषाणकालीन सिविलाइजेशन है, ये भी लूणी नदी के किनारे पर है। बाड़मेर में कौन सी नदी बहती है, लूणी। खोज इसकी भी वीएन मिश्र साहब ने की थी। एक ही सवाल बनता है, तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा है, तो बच्चों बताना कि तिलवाड़ा पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। कैसी, पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। यूं तिलवाड़ा अपने कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिलवाड़ा के अंदर एक पशु मेला भरता है, मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। राजस्थान के एक लोक देवता हुए मल्लीनाथ जी, उनका मंदिर भी कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। उनकी एक पत्नी है रानी रूपा दे, जो खुद एक लोक देवी हुई है। तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर अच्छे से याद रखना मित्रों, अपने एक सिविलाइजेशन भी है और यहाँ से ये दोनों काम अपने होते हैं। इसके बाद गणेश्वर हो गई, बागोर हो गई, तिलवाड़ा हो गई, बेराट हो गई, आहाड़ हो गई, कालीबंगा हो गई, सौती संस्कृति हो गई। अब इसके बाद सीधे सीधे याद रखना, एक तो है बयाना, भरतपुर जिले के अंदर आता है। प्राचीनतम नील की खेती के साक्ष्य राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए, बयाना भरतपुर। प्राचीनतम नील की खेती के साक्ष्य राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए, बयाना भरतपुर। इसवाल उदयपुर, इसवाल उदयपुर, इसवाल उदयपुर प्राचीन औद्योगिक नगरी था। कैसी नगरी था भाई, औद्योगिक नगरी था। किस समय की था, प्राचीन समय की था। जाडोल उदयपुर, कौन सा उदयपुर, जाडोल उदयपुर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। कौन सी सभ्यता, तांबे के और पत्थर के दोनों के अवशेष जाडोल उदयपुर से प्राप्त होते हैं। तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। पीलीबंगा और रंगमहल, पीलीबंगा और रंगमहल दोनों सिविलाइजेशन जो है वो हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है। रंगमहल के अंदर गुरु व शिष्य की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मिलती है मित्रों, गुरु और शिष्य की। और यहां से मिट्टी के बर्तन भी मिले, और जब मिट्टी के बर्तन मिले तो उस पर अलग अलग रंग किए हुए थे, इसलिए उसका नाम दिया गया था रंगमहल। क्या दिया गया था, रंगमहल। और पीली का मतलब होता है पीला और बंगा का मतलब होता है चूड़ी, तो पीले रंग की चूड़ी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पीलीबंगा। क्या पढ़ा भाई, पीलीबंगा। इस बार वाले प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जाडोल, याद रखना मित्रों, इंपोर्टेंट है जाडोल। उदयपुर का जाडोल जो है वो कौन सी सभ्यता का केंद्र है, तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है। प्राचीन औद्योगिक नगरी कौन सी थी, इसवाल।
बयाना भरतपुर में किसकी खेती के साक्ष्य? नील की खेती के साक्ष्य। पीलीबंगा और रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़। गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली भाई? रंगमहल से। मिट्टी के बर्तन अलग अलग रंग के कहाँ से मिले? रंगमहल से। और पीली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पीली बंगा। काली बंगा का काली चूड़िया, पीली बंगा का पीली चूड़िया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट 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 फटाफट। इसके बाद दो अपने पास में और छोटे छोटे केंद्र हैं भाई। एक तो मंडोर, याद रखना, जोधपुर में है। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी जो थी वो मंदोदरी कहाँ की रहने वाली थी? मंडोर की। एक जगह है नोह भरतपुर। नोह सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। कुषाण कालीन ईंटें मिलती हैं। कौन से काल की ईंटें प्राप्त हुई भाई? कुषाणों के समय की ईंटें कहां से प्राप्त हुई थी? नौ भरतपुर से, रूपरेल नदी के किनारे पर है। भीनमाल भी याद रख लेना भाई। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। प्राचीन शिलालेखों में इसको श्रीमाल लिखा गया है। एक चीनी यात्री आया था बाद में इंडिया, जिसका नाम है हुएन सांग। हुएन सांग इसे अपनी किताब में पोलो मोलो लिखता है। क्या लिखता है? पोलो मोलो। तो पोलो मोलो जो शब्द है उसका प्रयोग हुएन सांग ने किसके लिए किया था? भीनमाल के लिए किया था। प्राचीन नाम इसका क्या है? श्रीमाल है। एक बहुत बड़े गुप्तों के समय गणितज्ञ हुए थे, ब्रह्मगुप्त। ये जो ब्रह्मगुप्त थे इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? भीनमाल में। तो ये छोटी मोटी सारी बातें जो राजस्थान की सभ्यताओं की है मैंने आपको बता दी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, सारी चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट अगला अपना जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।